नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है पॉलिटी में जो महान्यायवादी तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। जिसमें है कि भारत के 3 विधि अधिकारी होते हैं, जिसमें प्रथम है भारत का महान्यायवादी, सेकंड है भारत का महाधिवक्ता और थर्ड है भारत के अपर महाधिवक्ता। कौन कौन होते हैं? भारत के 3 विधि अधिकारी, भारत का महान्यायवादी और भारत का महाधिवक्ता और भारत के अपर महाधिवक्ता। ये 3 जो है विधि अधिकारी होते हैं। उसके बाद है भारत का प्रथम महाधिवादी जो था कौन थे? तो MC सीतलवार थे। कौन थे? MC सीतलवार थे। ध्यान में रखिएगा, जो भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार थे। उसके बाद है भारत का जो है सरकार के कानून विषय पर जो है परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देते हैं, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। उसके बाद है भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी वही होते हैं भारत का महान्यायवादी। कौन होते हैं? भारत का महान्यायवादी होते हैं। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं। उसके बाद है भारत का जो है महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का होता है। किसका होता है? भारत सरकार का होता है। और ये भारत का जो है सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन? भारत का महान्यायवादी। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा जो है महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य। राष्ट्रपति के द्वारा जो है महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य जो है सौंपे जाते हैं? तो पहला है भारत सरकार से संबंधी मामला को लेकर जो है उच्चतम न्यायालय में जो है भारत सरकार की ओर से पेश होगा। तो पहला कार्य क्या है? राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी को कार्य सौंपते हैं, जो विभिन्न कार्य अलग अलग सौंपते हैं, जिसमें पहला कार्य है भारत सरकार से संबंधी मामला को लेकर जो है उच्च न्यायालय में जो है भारत सरकार ओर से पेश होगा। कौन? महान्यायवादी। सेकेंड है संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की ओर से जो है उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। उसके बाद है सरकार से संबंधित किसी मामले में जो है उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार किसको है? महान्यायवादी को। उसके बाद एक अनुच्छेद है 76 के 4, जो कहता है कि महान्यायवादी किसके पश्चात प्रयत्न कार्य करेगा, पद धारण करेगा? तो ये राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। उसके बाद है भारत के महान्यायवादी को जो है संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु वो वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या है? भारत के महान्यायवादी को जो है संसद के दोनों सदन में बोल सकता है, वो कार्यवाहियों में जो है सम्मेलन कर सकते हैं, संसद में जो है कमेटी में सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। उसके बाद है सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो वही होते हैं कौन? महान्यायवादी। उसके बाद हम देखेंगे वर्तमान में जो है भारत का महान्यायवादी कौन है? तो R वेंकट रमानी है। कौन है? R वेंकट रमानी है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी। उसके बाद है महान्यायवादी का पद जो है संविधान के अनुसार एक अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक निकाय पद है। और जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर ये मात्र वैधानिक है। तो ध्यान में रखिएगा, महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक निकाय पद है, लेकिन महाधिवक्ता का पद जो है संवैधानिक न होकर ये वैधानिक पद है। क्या है? वैधानिक पद है। उसके बाद हम देखेंगे
जो भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो बी नरहरि राव थे। कौन थे? बी नरहरि राव थे। उसके बाद भारत के वर्तमान नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है के संजय मूर्ति है। कौन है? के संजय मूर्ति है। उसके बाद है राज्य सरकार को कानून विषय पर जो है कौन परामर्श देता है? तो ये महाधिवक्ता देता है। कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। उसके बाद है संसद के लोक सेवा समिति के जो है बैठक कौन उपस्थित रहता है? संसद के लोक सेवा समिति के जो है बैठक में कौन उपस्थित रहता है? तो ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये उपस्थित रहता है। उसके बाद है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG के जो है पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा जो है किया गया है? तो संवैधानिक द्वारा है किया गया है। एक संवैधानिक पद है। क्या है? संवैधानिक पद है। उसके बाद है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो है कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। उसके बाद है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके मार्गदर्शक होता है? तो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होता है। किसके? लोक लेखा समिति का। उसके बाद है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को जो है उसके बाद देखेंगे हम राज्य एवं केंद्र सरकार के जो है सभी खर्च के वित्तीय जांच कौन करता है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। कौन करते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं राज्य और केंद्र सरकार के सभी खर्च के वित्तीय जांच। उसके बाद है नियंत्रण और महालेखाकार जो है पेंशन भत्ता किस पर भारित होता है? तो ये भारत के संचित निधि पर होता है। किस पर होता है? भारत के संचित निधि पर होता है। उसके बाद हम देखेंगे भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा संबंधी अनुच्छेद देखेंगे, जिसमें अनुच्छेद 148 कहता है भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति और पदमुक्ति। उसके बाद एक आर्टिकल 149 है जो कहता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के कार्य और शक्ति। उसके बाद अनुच्छेद 150 कहता है संघ तथा राज्य के जो है लेखा प्रारूपों के संबंध में जो है राष्ट्रपति को सलाह। और इसके बाद आर्टिकल 151 कहता है अंकेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं संसद के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। उसके बाद है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया? तो आर्टिकल 110 में किया गया। अनुच्छेद 110 में किया गया है। क्या किया गया है परिचर्चा? तो संविधान के धन विधेयक जो है धन विधेयक को रखा गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। उसके बाद है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो लोकसभा अपना उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको? लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। उसके बाद है संविधान के एक अनुच्छेद है 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का जो है राज्य के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाता है? तो वर्ष 1971 के जनगणना अनुसार किया जाता है। उसके बाद है भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य में से ही चयनित किया जाता है। और राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत जो है कौन सा अनुच्छेद आता है? तो अनुच्छेद 249 आता है। उसके बाद है संविधान के चौथी अनुसूची जो है किस प्रकार से प्रावधान करते हैं? तो ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है 249। उसके बाद है भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य के जो है विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को जो है कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करते हैं? तो अनुच्छेद 105 करते हैं। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति सदस्य की जो है लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति जो है सदन की
कुल सदस्य का संख्या का कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। 1/10 होना चाहिए। उसके बाद है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये TRE 1 नहीं, TRE 3 जो कैंसिल हो गया था 1 to 5 का एग्जाम, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया गया? कितना किया गया है? तो ये 30 वर्ष किया गया है। उसके बाद है संसद के जो है किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता है? तो ये राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अंतर्राष्ट्रीय समझौते को जो है लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की जो है शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 253 लागू करता है। उसके बाद है भारतीय संसद में जो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन जो है लोकसभा एवं राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन के जो है लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। उसके बाद है लोकसभा में राज्यसभा सीट का आवंटन जो है वर्ष 1971 के जनगणना अनुसार जो है निर्धारित किया गया है। यह निर्धारित किस वर्ष तक यथासंभव रहेगा? 2026 तक रहेगा। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर नया आंकड़ा के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। उसके बाद है लोकसभा के सदस्य की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। कब किया गया? 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद है लोकसभा का जो है कार्यकाल पूरा होने के जो है पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो लोकसभा का जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। उसके बाद हम संसद से संबंधी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ने वाले तो चाहिए, शुरुआत करते हैं। तो एक अनुच्छेद है 79। क्या कहता है? संसद का गठन, संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में है, अनुच्छेद 79 में है। उसके बाद है अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की चर्चा। उसके बाद अनुच्छेद 81 में है लोकसभा की चर्चा। उसके बाद आर्टिकल 82 में जो है, अनुच्छेद 82 में प्रत्येक गणराज्य के पश्चात जो है पुनः समायोजन। उसके बाद अनुच्छेद 83 में है संसद के सदस्य की अवधि। जो संसद के सदस्य का जो है अवधि कितना होगा, इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 83 में है। उसके बाद अनुच्छेद 84 है। इसमें चर्चा है कि संसद के सदस्य के लिए अर्हता क्या होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र या सत्रावसान में जो है विघटन, संसद को सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। उसके बाद अनुच्छेद 86 में है राष्ट्रपति का सदनों को जो है संबोधित तथा संदेश करने का अधिकार। आर्टिकल 86 में है राष्ट्रपति का सदनों को जो है संबोधित कर सकता है, संदेश देकर, ये अधिकार है। उसके बाद है एक अनुच्छेद है 87, जिसमें राष्ट्रपति का जो है विशेष संबोधन या अभिभाषण की चर्चा है। उसके बाद है 88, अनुच्छेद 88, जिसमें है कि सदनों के संबोधन में जो है मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। किसका अधिकार है? मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है। उसके बाद है 89 में है राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति का चर्चा। उसके बाद एक आर्टिकल 90 है, इसमें है राज्यसभा का उपसभापति के पद की जो है रिक्त त्यागपत्र तथा पद से हटाए जाने का चर्चा अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 91 में है सभापति के कर्तव्य के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में जो है कार्य करने के उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति। उसके बाद एक अनुच्छेद है 92,
जिसमें है जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प जो है विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। उसके बाद है एक अनुच्छेद है 93, जिसमें कहता है लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। उसके बाद एक अनुच्छेद है 94, जो लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पद की रिक्ति जो है या त्यागपत्र तथा पद से हटाने जाने की चर्चा। उसके बाद एक अनुच्छेद 95 है, इसमें चर्चा है लोकसभा के उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वहन की शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 96 में है जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब वो पीठासीन न होना। उसके बाद एक अनुच्छेद है 97, जो कहता है सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ता के चर्चा कौन में है? आर्टिकल 97 में। उसके बाद आर्टिकल 98 है, जिसमें है संसद का सचिवालय की चर्चा। किसका? संसद के सचिवालय की चर्चा है। आर्टिकल 99 में है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। आर्टिकल 100 में है दोनों सदनों में जो है मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति की चर्चा है, अनुच्छेद 100 में। उसके बाद अनुच्छेद 101 है, जिसमें स्थानों का रिक्त होने का चर्चा है। उसके बाद अनुच्छेद 102 में है संसद के सदस्य के लिए निर्भरताएं। उसके बाद अनुच्छेद 103 में है सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय। उसके बाद एक अनुच्छेद है 99, 104 में जो है 99 की चर्चा है। इसके अंतर्गत शपथ लेने का प्रावधान जो है किया गया है।